हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर का नाम है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो चैप्टर का नाम बेटा हमारा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, जिसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि अंक क्या होता है, अंक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, कि डिजिट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे बेटा हम लोग अगर चलेंगे हिंदी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में हमारे कुछ अल्फाबेट होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है, इस अल्फाबेट या इस चिन्ह को या इस सिंबल को ही ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज का सिंबल है, जिसकी सहायता से हम लोग शब्दों को लिखते हैं और इन शब्दों की सहायता से बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं बेटा, ठीक है, अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ए टू जेड होता है, ए से जेड तक होता है। तो ये जो ए टू जेड अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ये ए टू जेड अल्फाबेट को की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को निर्माण करते हैं, वर्ड्स को बनाते हैं और वर्ड्स से बाद में हमारा सेंटेंस बन जाता है। आई बस बच्चों, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारा मैथ्स होता है, ठीक है, गणित की जो भी हमारे कुछ चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इस गणितीय चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा गणितीय चिन्ह होता है, गणितीय चिन्ह, इस गणितीय चिन्ह को ही हम लोग बोलते हैं डिजिट। ठीक है, आई बस में मैथमेटिकल सिंबल होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा, अंकों की कुल संख्या, अगर आपसे कोई पूछेगा अंकों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप बोलेंगे अंकों की कुल संख्या होती है 10। ठीक है, अंकों की कुल संख्या होती है 10 और ये 10 अंकों में कौन कौन सा अंक होता है, तो 0 से लेके 9 तक। ठीक है बेटा, 0 हमारा पहला हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे 10 अंक हो गए। 1 से लेकर 9 तक में हमारा 9 अंक हो गया बेटा, एक हमारा 0 होता है। तो टोटल अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 10 होती है। ठीक है, और इन्हीं अंकों से मिलकर दुनिया भर की सारी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल में आपको बताएं तो जैसे आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल नंबर बस में, तो ये जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर में इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक लेके बना रहता है। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपके जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है बेटा, तो बैंक अकाउंट नंबर में आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक लेकर बनता है। ठीक है बेटा, थर्ड हमारा होता है, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड नंबर है ना, ये आपका आधार कार्ड नंबर है, जैसे उस नंबर को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यही 10 अंकों में से कोई ना कोई अंकों को लेकर बनाया गया होगा। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 7542, जैसे मान लेते हैं ये एग्जांपल है। ये जो 7542 लिखा गया है, इस 7542 में ये जो यूज हुआ है 7542, तो ये जो 7542 है यही हमारा क्या है, डिजिट है। और ये डिजिट की सहायता से जब हम इसको लिखे हैं तो ये हमारा संख्या बन गया है, नंबर हो गया है। तो हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे आगे, पहले आज हम एक बार और देख लेते हैं कि डिजिट होता क्या है। तो जैसे बेटा हिंदी लैंग्वेज में हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे क से लेके गया तक या अ से लेके गया तक। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स की सहायता से हम लोग वर्ड शब्दों को बनाते हैं और इन शब्दों से हमारा बाद में क्या बनता है, वाक्य बनता है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो अल्फाबेट होता है ए से जेड तक, ठीक है, इस अल्फाबेट को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का सिंबल बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग वर्ड्स को बनाते हैं, बाद में इस वर्ड से हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैथ्स लैंग्वेज में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे भी एक मैथमेटिकल सिंबल होता है, जैसे
जैसे मैथमेटिकल सिंबल होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल सिंबल या गणितीय चिन्ह होता है, इस मैथमेटिकल सिंबल या गणितीय चिन्ह को ही हम लोग अंक या डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10। उन 10 अंकों में कौन कौन सा अंक होता है, तो 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेके 9 तक का जो अंक होता है, गणितीय चिन्ह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक होता है। तो 0 से लेकर 9 तक में कुल कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए। ठीक है बेटा, एग्जांपल में जैसे हमने बताया आपको, मोबाइल नंबर हो गया आपका, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, और ये एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल था। ठीक है, तो उम्मीद है कि अंक आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंक क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि अंक एक प्रकार का मैथमेटिकल सिंबल होता है, गणितीय चिन्ह होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि अंकों में अगर हम देखें तो स्टार पॉइंट क्या हो सकता है भाई, स्टार पॉइंट हो सकता है कि सबसे छोटा अंक क्या होगा, है ना, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, तो भाई स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा, लार्जेस्ट डिजिट मतलब सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, तो सबसे बड़ा अंक 9 है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है, और सबसे बड़ा अंक क्या है बेटा, 9 है। ठीक है, बाकी बीच के नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, 0, लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा बेटा, 9 होगा। ठीक है, बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है आज का कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है कि संख्या या नंबर्स क्या होता है। ठीक है, संख्या या नंबर्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, डिजिट तो आपने समझ लिया कि डिजिट क्या होता है, एक मैथमेटिकल सिंबल होता है। उसी प्रकार से अब हम संख्या समझेंगे कि संख्या क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो डिजिट्स का ग्रुप होता है ना, ग्रुप्स ऑफ डिजिट जो होता है, उसी को हम लोग नंबर्स बोलते हैं या संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अंकों का जो समूह होता है, ठीक है, अंकों का समूह जो होता है, अंकों के समूह को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे अभी हमारे पास 3, 2 और 5 है, 3 अंक हैं। तो लेकिन अगर हम इनको कामा हटा के एक साथ ले दें, ये 325 एक नंबर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या होता है। अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, संख्या कहते हैं। जैसे ये 3, 2, 5 है, तो ये जो 3 है, 2 है और ये 5 है, ये जो 3, 2, 5 है, ये सब क्या है, अंक है। ठीक है, अलग अलग अगर है तो ये सब क्या है, अंक है, डिजिट है। आई बस में, लेकिन अगर हम इनको एक साथ मिला के लिख दें, जैसे 3, 2 कॉमा हटा दिया हमने, लिख दिया 3, 2, 5, तो ये जो 3, 2, 5 है, ये अंकों का समूह हो गया, और इस अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आई बस में संख्या या नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको 3 डिजिट दे देगा, जैसे मान लीजिए 3, 2, 5 दे दिया अलग अलग, आपसे पूछ दिया कि 3, 2, 5 से बनने वाले सभी अंकों को लिखिए। पहले तो आपसे बोल देगा कि सभी अंकों को लिखिए, है ना, ऐसे सभी अंकों को, सॉरी सभी संख्याओं को लिखिए, सभी अंकों को नहीं, सभी संख्याओं को लिखिए, इनसे बनने वाली सभी संख्याओं को लिखिए। ठीक है, तो जैसे 3, 2, 5 से अगर हम सारे नंबर्स को बनाएंगे तो कौन कौन से नंबर्स बनेंगे, एक तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 3, 2, 5, 325 बनेगा, 325। एक दूसरा हमारा बन सकता है 3, 5 और 2 को हम चेंज कर दें तो ये 5, 2 हो जाएगा, तो 352 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 को आगे कर लें और तो बचेगा कितना, 235 होगा। ठीक है, और 2 को हम स्थिर रखें और 5 और 3 को अगर चेंज कर दें तो 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेट में। ठीक है, तो ये हमारा 253 हो जाएगा। फिर अगर हम 5 को आगे कर लें तो हमारे पास बचेगा क्या, 32। ठीक है, तो जो 532 है ये हमारा एक संख्या है, नंबर है, इसको हम लोग 532 पढ़ते हैं या 532 पढ़ेंगे। या फिर अगर हम इन दोनों को अल्टरनेट कर दें, 5 को कांस्टेंट रखें या स्थिर रखें, तो ये हमारा 2 और 3 आगे पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 523 या 523। तो 3 to 5 से मिलकर बनने वाले जो सभी अंक थे वो हमारे ये हैं। पहला अंक हमारा संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये, तीसरा संख्या ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और ये छठा हो गया। ठीक है, तो कुल 6 अंक बने। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर बेटा ये है, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा नंबर हमें देखने को मिलेगा ये लार्जेस्ट नंबर। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में कौन आएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये होगा, सबसे छोटा नंबर ये होगा। ठीक है, बस में स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए आपको दे दिया 0, 1 और 2, ठीक है, और 0, 1, 2 से मिलकर बनने वाले अगर कह दिया सभी अंकों को लिखिए, सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, सभी संख्याओं को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अंकों की, वो भी एक कंडीशन दे दे कि 3 अंकों का ही होना चाहिए, जो संख्या बनेगी वो 3 अंकों का होना चाहिए।
यहाँ पे जैसे ये सारी संख्याएं बनी थी, तो 1 2 3 अंकों का है, ये भी 1 2 3 अंकों का है, 1 2 3 अंक 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 है, सब में 3 अंक थे। ये 3 अंकों की सारी संख्याएं थी। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ये है, जो कि 3 2 5 से मिलकर बने थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 0 1 2 से मिलकर 3 अंकों की सभी संख्याओं को बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे। देखिए, अगर हम 0 को आगे रखते हैं, ठीक है, तो बाद में 1 2 लिखेंगे, तो फिर उसके बाद 0 को हम स्थिर रख रहे हैं, 2 और 1 को हम अल्टरनेट कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 संख्या हो गया। तीसरी संख्या में अगर 1 को आगे कर लें तो 0 2 बचेगा, ठीक है। फिर 1 को हम वही रखेंगे, 2 को आगे कर लेंगे, 0 को पीछे रख देंगे बाद में, ठीक है। फिर हम लास्ट में क्या कर लेते हैं, 2 को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास 0 1 बचेगा, फिर हम 2 को आगे रखते हैं और 1 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स बन गए। तो यहाँ पे देखिए, ये 102 है, ये 120 है, ये 201 है और 210 है, और यहाँ पे ये 21 है और ये 12 है। तो बेटा 3 अंकों की संख्या बनानी थी, तो ध्यान रखिएगा 3 अंकों की ये संख्या नहीं है और ये भी 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर्स के आगे जो है 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इन नंबर्स के आगे यहाँ 0 है, तो इस 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और ये संख्या हमारी 2 अंकों की हो गई। कितनी अंकों की हो गई, ये 2 अंकों की संख्या है। तो ये तो पहले 3 अंकों की संख्या है नहीं, ये भी हमारी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो ये भी 3 अंकों की संख्या में शामिल नहीं होगा, और 3 अंकों की संख्या में हमारी ये 4 नंबर शामिल होंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इनमें बनने वाले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बेटा सबसे छोटी संख्या यही हमारा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, ठीक है। बस नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर। और सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। आई बस में। अब मान लीजिए अगर कोई आपको कोई नंबर दे दिया और बनाने के लिए कह दिया कि इसको बना के दिखाइए, और सारे नंबर्स को नहीं बनाना है, सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया 2025 है, ठीक है, इनसे बनने वाले लार्जेस्ट नंबर क्या होंगे, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या। तो लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है बेटा उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिख देंगे, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर कंप्लीट हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे छोटा सबसे आगे, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, ठीक है। हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी थी 3 अंकों में, यहाँ तो 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, लेकिन जब हम इसमें सबसे छोटा नंबर यहाँ रखेंगे, उससे बड़ा रखेंगे, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बन पाएगी, ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं कि 2 जो है उसको हम आगे कर लेंगे, सेकंड लार्जेस्ट नंबर को हम आगे कर लेंगे, और उसके बाद ये हमारा 0 सबसे मिनिमम नंबर, फिर उसके बाद 5 कर लेंगे। तो ये जो 205 है ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और 520 हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो लिखेंगे संख्याओं के प्रकार। तो ये जो संख्याओं के प्रकार हैं ये हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चा। तो उसमें हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है, इसको बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हम कहते किसे हैं, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स का मतलब हो गया कि गिनती जहां से हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना, ठीक है। तो इस काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे बहुत सारे खड़े हैं बाहर, और आपको कह दिया कोई भी काउंट करके बताओ कितने बच्चे हैं, तो हम काउंटिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे बच्चा 1 से, ठीक है। पहला बच्चा जब भी हम गिनेंगे उसको 1 मानेंगे, फिर दूसरा 2, उसको 3, फिर 4, ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, जहां से भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बेटा 1 से, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जो गिनती की संख्या होती है, काउंटिंग नंबर जो होता है हमारा, वही हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से शुरू कराते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। कैपिटल एन इक्वल टू हमारा क्या होगा,
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि हमको काउंटिंग नंबर्स जो होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। और प्राकृतिक संख्या को हमेशा कैपिटल एन से शो कराते हैं। और प्राकृतिक संख्या हमारा स्टार्ट 1 से होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है बेटा, अनंत तक जाता है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो आपको आराम से बता देंगे क्योंकि दिख रहा है क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर माने सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, 1 है, ठीक। और अगर आपसे कोई पूछ दिया मान लीजिए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 1 था, तो हमने बता दिया कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होगा। लेकिन ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं ये कोई फिक्स नहीं है, तो हम इसका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का अगर कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि हम इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड। हाई बस में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नंबर है ना, वो अपने आगे आने वाली संख्या से छोटा होता है, या उसके आगे आने वाला संख्या इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1 को अगर हम सबसे बड़ा मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में, तो 1 के आगे 2 आ गया तो 1 से बड़ा हो गया। 2 को अगर हम मानेंगे बड़ा तो 2 के आगे 3 आ गया तो ये इससे बड़ा हो गया। फिर 3 को अगर हम सबसे बड़ा मानते हैं तो 3 के आगे 4 आ गया, ये इससे भी बड़ा हो गया। अगर 4 के आगे 4 को हम सबसे बड़ा मानते हैं लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर, तो 4 के आगे 5 है, उससे बड़ा हो गया। 5 के आगे 6, 6 के आगे 7, 7 के आगे 8, 8 9 फिर 9 10, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम कभी भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है, अगर कोई पूछेगा क्या है, तो आप बोलिएगा कैन नॉट फाइंड, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्याओं में इतनी ही बात थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार में। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको पूर्ण संख्या, ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बेटा, देखिए अगर आपसे कोई पूछा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, अगर हम उसमें शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य को मिला देते हैं, तो हमारा वो जो बनेगा समुच्चय, उस समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों। और पूर्ण संख्या को हमेशा हम कैपिटल डब्ल्यू से शो कराते हैं, ठीक। तो जो प्राकृतिक संख्या था, जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 6, ये सब अनंत तक जा रहा था, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर दें, ठीक है, नेचुरल नंबर तो हमारा था ही, उस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को शामिल कर दें, जीरो को मिला दें या जीरो को एक साथ ले लें, तो उसी इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या में आपके 2 पॉइंट्स बनते हैं। जैसे पूर्ण संख्या में अगर आपसे कोई पूछ दिया कि चलो बताओ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप तो आराम से बता देंगे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 ही इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी बात कोई आपसे पूछ दे कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप इसमें बताइए कि अब सेम प्रॉब्लम जो हमारा नेचुरल नंबर में था, वही सेम प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे भी आ गया होल नंबर में भी, कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको सबसे बड़ा मान लेते हैं, ठीक, इसको सबसे बड़ा नहीं मान सकते क्योंकि ये सबसे छोटा है, आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं इसको हम सबसे बड़ा होल नंबर मान लेते हैं, तो जो इसके आगे आने वाली संख्या है ये उससे बड़ी हो जाएगी। फिर 2 को अगर हम मानेंगे सबसे बड़ा, तो इसके आगे आने वाली संख्या उससे बड़ी हो जाएगी। फिर 3 को मानेंगे तो उसके आगे आने वाली संख्या उससे बड़ी। फिर ऐसे ही 4 को मानेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो उसके आगे आने वाली जो संख्या है वो उससे भी बड़ी हो जा रही है। तो इस प्रकार हम जब ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आगे बड़ी संख्या मिलती जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो लार्जेस्ट होल नंबर अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या होगा, तो आप बोलिएगा कैन नॉट फाइंड, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, ये बात आप लोग को समझ आया होगा कि यहाँ पे कि अगर सबसे बड़ा ये है तो उसके आगे ये उससे बड़ा हो गया, फिर ये उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसे सबसे आगे वाली जो आने वाली संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। इसलिए कभी भी सबसे बड़ा नंबर होल नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूर्ण संख्या उम्मीद बेटा समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में हमारा पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर। आई बस में इंटीजर्स क्या होते हैं, आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम देखा जाए तो
अगर पूर्णांक के बारे में अगर कोई पूछेगा कि पूर्णांक क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और निगेटिव ऑफ प्राकृतिक संख्या मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जैसे 1 2 3 इधर पॉजिटिव था, इधर -1 -2 -3 -4, ये कहां तक जाएगा, निगेटिव इनफिनिट तक। तो हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, ठीक है, इनके ग्रुप को, इनके समूह को एक साथ हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक को हमेशा हम कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से शो कराते हैं, ठीक है बेटा। पूर्णांक को हम किससे शो कराते हैं, कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पूर्णांक किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं, निगेटिव ऑफ मतलब नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो प्रकार होल इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्या और जीरो, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक को हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से शो कराते हैं, ठीक है अच्छा। और एक बात हम लोग को ये समझना था कि अगर हम पूर्णांक को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, तो संख्या रेखा क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है, एक रेखा, ऐसी रेखा होती है जिसमें हम नंबर्स को शो कराते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 है, इसके बाद ये अनंत तक जा रहा है। इधर हमारे पास क्या होगा, जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 है, और इधर -6 और इधर ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा क्या होता है, जिसपे हम लोग, ठीक है, ऐसी रेखा होती है जिसपे हम लोग नंबर्स को शो कराते हैं, यानी नंबर लाइन होता है ये, ठीक है, ये नंबर लाइन होता है, ठीक। हमको ये समझना था यहाँ पे बेटा कि मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। जीरो कहाँ होता है, बिल्कुल मिड में होता है, मध्य में होता है, ठीक है। जीरो बीच में होता है, जीरो की इधर हम बढ़ेंगे तो बढ़ती हुई संख्या मिलेगी, इधर बढ़ते हैं तो घटती हुई संख्या मिलती है। तो इधर मतलब बढ़ती हुई संख्या नहीं, इधर हम बढ़ेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, इधर हमारा क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। तो हमें बस ये देखना था कि अगर ये लेफ्ट में है, अगर ये राइट है, ठीक है, अगर हम इसको राइट मानते हैं, अगर हम इसको लेफ्ट मानते हैं, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो इस नंबर लाइन पर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलता है, बड़ी नंबर मिलते जाते हैं। बड़ा नंबर का मतलब है कि जैसे -6 है, तो -6 के राइट में -5 है, तो ये इससे बड़ा है, ठीक है। -5 है, -5 के राइट में -4 है, मतलब दाहिने -4 है, तो ये इससे बड़ा है। -4 के दाएं कौन है, राइट साइड में -3 है, तो -3 जो है -4 से बड़ा है। -3 के दाएं कौन सा है, -2, तो -2 जो है -3 से बड़ा है। -2 के राइट साइड में कौन है, -1, तो -1 जो है वो -2 से बड़ा है। -1 के राइट साइड में कौन है, 0, तो 0 जो है वो -1 से बड़ा है। अगर 0 के राइट साइड में देखेंगे तो 1 है, तो 1 हमारा 0 से बड़ा है। 1 के राइट साइड में कौन है, 2 है, तो 2 हमारा 1 से बड़ा है। 2 के राइट साइड में 3 है, तो 3 हमारा 2 से बड़ा है। 3 के राइट साइड में 4 है, तो 4 हमारा 3 से बड़ा है। 4 के राइट साइड में 5 है, तो 5 हमारा जो है 4 से बड़ा है। और 5 के राइट साइड में कौन है, 6 है, तो हमारा 6 जो है 5 से बड़ा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ऐसे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लार्जेस्ट नंबर मिलता है, बड़ी संख्या मिलती है। लार्जेस्ट नंबर नहीं, मतलब बड़ी संख्या मिलती जाएगी, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर नहीं मिलता। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलती जाती है, ठीक है, बढ़ती हुई संख्या मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलती जाती है। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे बेटा, ठीक है, अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, जैसे 6 है, तो 6 के अगर हम लेफ्ट में चलेंगे तो ये इससे छोटा नंबर मिल गया, इसके लेफ्ट में चलेंगे तो इससे छोटा है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा क्या है, -6 है, ठीक है। तो बेटा अगर हम इधर से चलते हैं तो हमें छोटी संख्या मिलती है, क्या मिलती है, छोटी संख्या। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें छोटी संख्या मिलती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा पूर्णांक जो है ना हमारे दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बेटा, जीरो के राइट साइड के जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जीरो के राइट साइड के जितने इंटीजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के लेफ्ट साइड के जितने इंटीजर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक जो होता है इसको हम लोग आई प्लस, आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव ऐसे करके शो कराते हैं, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसको हम आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से शो कराते हैं, ठीक है। समझ में आया, इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ऐसे देखिए पूर्णांक के बारे में अगर आप समझ गए होंगे तो आपको नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी
ये क्वेश्चन ऐसा कभी कभी पूछ देता है, हालांकि आपकी क्लास 9th में तो नहीं है, बट बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है नेगेटिव को लेके। पॉजिटिव में तो आप आराम से बता लेंगे, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 65 है और 75 है, इनमें बड़ा कौन है, आपको ये चीज सिंबल लगाना है, जैसे ये ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप सीधे सीधे आंसर 75 की तरफ बढ़ा देंगे, 75 की तरफ इसको बना देंगे, 75 बड़ा है, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया -10 और इधर 80 है, ठीक है, इनमें कौन बड़ा है, तो भाई नेगेटिव वाला तो कभी बड़ा हो नहीं सकता, 80 हमारा बड़ा होगा। क्यों ऐसा बड़ा होगा, क्योंकि ये देखिए माइनस हमारा 10 क्या है, लेफ्ट में है, इसके राइट साइड में 80 है, तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कह दिया कि इधर मान लीजिए 50 है ना, और इधर हमारे पास -20 है, ठीक, तो -20 हमारा लेफ्ट साइड में होता है, 20 के राइट साइड में ही होता है, तो लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव बड़ा नंबर मिलता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। वैसे भी आप ये समझिए कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे भी एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों नेगेटिव आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए 70 आ गया, माइनस का 70 हो गया और यहाँ पे माइनस का 50 हो गया, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि 70 की तरफ हम निशान लगाएं या 50 की तरफ, ठीक है। तो हमें ये सोचना होता है कि जब हम संख्या रेखा पर 0 से इधर बढ़ेंगे तो पहले हमें 70 मिलेगा या 50 मिलेगा, जो पहले मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, बड़ा होता है हमेशा। तो 50 हमारा जो है माइनस का जो 50 है वो जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे -10 आएगा, 20 30 40 50, फिर जाके 60 70 आएगा, तो 50 पहले मिल रहा है इसलिए 50 क्या होगा, बड़ा होगा। और वैसे भी आप लोग एक बात ये समझ लीजिएगा कि जब हम नंबर लाइन पर चलते हैं, है ना, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा माना जाता है, बड़ा होता है माना नहीं जाता। जो छोटा नंबर होता है, जैसे ये 70 में और 50 में छोटा नंबर कौन है, 50, तो नेगेटिव का 50 बड़ा होगा 70 से। आगे बस में आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ माइनस का 90 और माइनस का 110 है, तो दोनों तरफ माइनस लगा है, क्योंकि अगर एक तरफ माइनस लगा होता तो जो पॉजिटिव वाला होता वो सीधे सीधे बड़ा हो जाता, अगर दोनों तरफ माइनस नहीं होता तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड नेगेटिव आता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है, जैसे 110 और 90 में छोटा कौन है, 90, तो ये छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो इसी को हम लोग क्या मानते हैं, बड़ा है, ठीक, समझा। तो उम्मीद है बच्चों पूर्णांक के बारे में आप लोग सीखे होंगे अच्छे से कि इंटीजर्स क्या होता है, और इंटीजर्स दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बेटा जो होता है पॉजिटिव इंटीजर उसको हम i प्लस या z प्लस से शो कराते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है उसको हम लोग i माइनस या z माइनस से शो कराते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ये देखना था कि जो नंबर लाइन होता है, इस नंबर लाइन पे अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या मिलती है, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें छोटी संख्या मिलती है। और ये एग्जांपल्स उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। एक बार आपने कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है, कभी भी भिन्न की वैल्यू नहीं आती है, कभी दशमलव की वैल्यू इसमें नहीं आती है, ठीक है। पूर्णांक में केवल पूर्ण संख्याएं आती है, जैसे 0 1 2 3, इनके बीच में हमारे और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी इनके बीच में होगा, जैसे बीच में 0.5 आएगा तो उसको हम 1/2 भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है, तो बीच में कहीं 0.5 आएगा, 0.5 को ही हम 1/2 लिखते हैं। तो बेटा ये सारे और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उन सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स नहीं बोलते हैं, हम इंटीजर्स सिर्फ उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं जो पूर्ण रूप में हो, पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, है ना, रूट में ना हो, ठीक है। तो ये ना तो पॉइंट में है सारे, ना ही फ्रैक्शन में है, ना ही रूट में है, केवल होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूर्ण रूप से नंबर है केवल, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सम संख्या, ठीक है। ये सम संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। देखिए इवन नंबर्स क्या होता है बेटा, जैसे नेचुरल नंबर हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेचुरल नंबर में उन सभी नंबर्स को हम लोग इवन नंबर कहेंगे, सम संख्या कहेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है, ठीक है, पूर्ण रूप में विभाजित हो जाए। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे जब हम लिखे थे नेचुरल नंबर, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर्स हमें मिले थे, ठीक है। सुनिएगा, इनमें से बेटा जो 2 से कटेगा नंबर, जैसे 2 से 1 तो कटेगा नहीं, 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा, दशमलव वैल्यू से नहीं मतलब पूर्ण रूप से। जैसे हमारे कहने का मतलब ये था कि जैसे 2 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 1 हम 2 ये कट जाएगा। जैसे 4 है, 4 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 गुना 4, तो ये कट गया, पूर्ण रूप से शेषफल क्या हो गया, 0। 2 से भाग करने पर शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे 5 में भाग करेंगे 2 से तो शेषफल बच जाएगा, जैसे देखिए 5 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 गुना
4 शेषफल 1 बच गया, जबकि यहाँ शेषफल 0 बचना चाहिए। अगर शेषफल 0 बचेगा तभी हम उसको सम संख्या कहेंगे, नहीं तो सम संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो 5 में भाग नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, फिर 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, फिर 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, और ऐसे ही नंबर्स आगे मिलते जाएंगे। तो जो हमारी सम संख्या होती है, अगर कोई पूछेगा इसकी डिफिनेशन क्या बोलोगे आप, तो आप बोल देना कि ऐसा नंबर्स जो हमारे 2 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा सम संख्याओं का एग्जांपल, तो आप बोलेंगे 2 4 6 8 10 12, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, चूंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा तो 2 ही होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तब आप क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट इवन नंबर। बेटा लार्जेस्ट इवन नंबर वही सेम प्रॉब्लम आएगा, इसमें सबसे बड़ा इवन नंबर हम खोज नहीं पाएंगे, तो ये हो जाएगा कैन नॉट फाइंड। आए बस में कैन नॉट फाइंड, उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया होगा उम्मीद है सम संख्याओं के बारे में। और एक बात और ये समझना था कि जो सम संख्याएं होती हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी सम संख्या हो गई, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी सम संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिएगा, अगर आपसे कोई बोल दिया 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 100 में जो लास्ट नंबर है, जैसे 100 है, तो 100 में हम 2 से भाग कर देंगे, तो कितना होगा 50। तो ये जो 50 तो आएगा, ये हमारा 50 सम संख्या मिलेगा, और जो बाकी के 50 बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि आपने मतलब ये दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ये 100 था तो 2 से भाग कर पाए, अगर 1 से 99 तक अगर कोई पूछ दिया तो कितना सम है, तो 99 से पहले एक आएंगे, तो ये क्या मिलेगा हमें, 98। तो 98 में हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 चौक के 8, फिर दोनों 18, तो 49 सम संख्या होगा। कितना होगा, 49 सम संख्या। लेकिन अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि विषम संख्या कितना होगा 1 से 99 तक में, जब 98 था बेटा, 98 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 49 आया, तो 49 में 49 जो है सम संख्या होगा, 49 विषम संख्या होगा, तब जाके 98 होगा। लेकिन 99 तक हमें बताना अगर हो कि 1 से लेकर 99 तक में विषम संख्या कितना होगा, तो विषम संख्या की संख्या 1 बढ़ जाएगी, तो 50 विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 98 तक 49 सम था तो 49 विषम होगा, लेकिन 99 जब चलेंगे तो 99 हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो वो एक विषम संख्या बढ़ जाएगा, तो 49 था तो 50 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सम और विषम को फाइंड कर लेते हैं, कितना सम है कितना विषम है। तो अब हम आगे कि विषम संख्या क्या होता है हमारा, विषम संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है हमारा, इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर था बेटा, हम लोगों ने लिखा था ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 11। तो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सम संख्या क्या होता है, तो वो संख्या होता है सम संख्या जो 2 से क्या होता है, कट जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे था आगे। तो अगर हम विषम संख्या की बात करेंगे, तो बेटा विषम संख्या क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो पूरी तरीके से। हाँ, अगर 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो उन सबको हम लोग बोलते थे सम संख्या। अगर 2 से वो विभाजित नहीं होगा नंबर, तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। यानी अब इसमें से अगर हमें छांटना हो विषम संख्या, तो भाई जो जो सम था उसको छोड़ देंगे, जैसे 2 था सम, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, तो इन सबको हम छोड़ देंगे सम संख्याओं को, तो बाकी का जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या में हमारा कौन कौन आएगा, जैसे 1 3 5 7 9 11। देखिए 1 3 5 7 9 11, आगे भी ऐसे नंबर हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विषम संख्या क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसी संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो जैसे हमारे एग्जांपल में क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 ये सब होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो हम स्मॉलेस्ट ऑड नंबर अगर पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन में पूछे हैं तो हमारा 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया वही कि लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा बताइए, लार्जेस्ट ऑड नंबर हमारा कुछ नहीं होगा, हम कैन नॉट फाइंड लिख देंगे। कैन नॉट फाइंड हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई देखो कोई सबसे बड़ा नंबर आगे मिल नहीं सकता ना, क्योंकि जैसे अगर हम सबसे बड़ा 5 मानते हैं तो 5 के आगे 7 मिल गया, फिर इससे बड़ा 7 मानेंगे तो 7 के आगे 9 मिल गया, उससे बड़ा 9 मानेंगे तो 9 के आगे 11 मिल गया, तो कोई भी नंबर सबसे बड़ा नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे बड़ा नंबर कुछ मानेंगे तो उसके आगे आने वाली संख्या उससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए कोई भी नंबर सबसे बड़ी नहीं होती है। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर कुछ नहीं होता है, उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग चलते हैं
अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी विषम संख्या है, 100 में हम 2 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना 50, माने 50 तो सम होगा, 50 तो विषम हो जाएगा। ठीक, जैसे 1 से लेकर 98 तक में अगर कोई पूछ दिया बेटा तो 98 में 2 से भाग करेंगे तो 49 तो सम हो जाएगा, 49 तो विषम हो जाएगा। अगर 1 से लेकर आपसे कोई कह दिया 71 तक में कितने सम कितने विषम, तो 71 में 2 से तो भाग लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कम कर लेंगे या एक अधिक कर लेंगे। इसे कम करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 2 से भाग लगाएंगे तो 35 होगा। यानी 1 से लेकर 70 तक में 35 तो हमारा जो है वो सम है और 35 तो क्या है, विषम है। ठीक है, तो 71 तक में अगर पूछेगा तो विषम है 71, तो एक विषम और बढ़ जाएगा, तो विषम की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 36। 1 से लेकर 71 तक में विषम कितना होगा 36 और सम कितना होगा 35 रहेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 से लेके आपसे कोई पूछ दिया 51 तक कि कितना सम कितना विषम, तो आप पहले 51 में से कम करके 50 बनाइएगा। 50 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25। ये जो 25 है अगर हम 50 तक में देखेंगे तो 25 तो जो है वो सम संख्या होगा और 25 तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, 25 तो सम संख्या होगा और 25 तो विषम संख्या होगा। लेकिन हमसे पूछा था 1 से लेके 51 तक में कितना सम कितना विषम, तो सम संख्या तो बेटा 25 से होगा, सम संख्या कितना होगा 25। ये 51 क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए विषम संख्या 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि विषम संख्या आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। हमारा अगला संख्या है बेटा इसमें भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए प्राइम नंबर को समझने से पहले हमें प्राकृतिक संख्या को एक बार फिर से रिमाइंड करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ही सारी संख्याएं छिपी हुई है। ठीक है, आपका सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, ठीक है, और ये सारे नंबर सम, विषम, भाज्य, भाज्य ये सब प्राकृतिक संख्याओं में है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार फिर से प्राकृतिक संख्या हमारा क्या था। प्राकृतिक संख्या क्या था भाई, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं 10। ठीक, तो 10 ऐसे करके। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे दिमाग से मिस हो रहा था, थोड़ा 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग नंबर लाइन पे संख्याओं को दर्शाए थे थोड़ी देर पहले, जब हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे, है ना, तो इंटीजर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां पे मिड में 0 था, इधर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इधर बड़ी नंबर थे, इधर -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक था। तो हमने बोला था कि 0 के जो राइट साइड में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो 0 के इस साइड में होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, है ना, क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। बेटा हम लोगों ने वहां पे शायद 0 के बारे में बात नहीं कर पाए थे कि 0 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है। तो अब एक बार ध्यान रखिएगा बेटा कि जो 0 है वो इंटीजर तो है ना, ये कंफर्म है ये एक इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है ये कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म नहीं मतलब कि ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ये ना तो धनात्मक होता है, ना पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही, ठीक है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। आई बस में, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 के आगे प्लस या माइनस लगाएंगे तो आप बोलिएगा नहीं 0 के आगे प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा उसके आगे प्लस लगता है और जो नेगेटिव इंटीजर होता है उसके आगे माइनस लगता है। अब चूंकि 0 हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो इसके आगे ना तो प्लस लगेगा ना तो माइनस लगेगा। 0 मतलब सिर्फ 0। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आइए बेटा इधर ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए, हमारा जो अभाज्य संख्या होता है उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो अब इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा भाज्य कौन सा है अभाज्य कौन सा है। तो पहले तो सम विषम आपने अभी पढ़ा, उसको तो आप पहचान लेंगे। देखिए जो 2 से कट जाएगा वो सब सम है, जो 2 से नहीं कटेगा वो सब क्या है, विषम है। अब हम आते हैं अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो एक ऐसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो केवल और केवल 1 से विभाजित होता है और स्वयं खुद उसी नंबर से विभाजित होता है अपने आप से। ठीक है, इतना समझिए। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए 2 को लेते हैं, 2 में या तो हम 1 से विभाजित कर पाएंगे, जैसे 1 गुना 2, ठीक है, कट गया, 6 पर 0 हो गया, या तो हम 2 में 2 से भाग लगा पाएंगे, तो 1 कम 2 कट गया।
क्या हम 2 में और किसी नंबर से हम भाग कर सकते हैं जिसमें शेषफल शून्य है? नहीं कर सकते। इसलिए जो ये नंबर अंदर हमारा लिखा है 2, ये 2 हमारा क्या हुआ, या तो सिर्फ 1 से कटा या तो खुद से कट गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित होती हैं या खुद उसी नंबर से विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो जैसे अभाज्य संख्याओं में हमारा 2 हो जाएगा, 2 हमारा 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में अगर हम भाग करेंगे तो 1 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और कोई नंबर में नहीं जाएगा। 4 में देखिए 1 से भाग चला जाएगा, खुद से भी भाग चला जाएगा, लेकिन उसके अलावा 2 से भी भाग चला जाएगा, तो अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। ठीक है, और 5 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 5 में अगर हम भाग करेंगे तो 5 में 1 से भाग हम कर सकते हैं, 1 बचे 5 कट गया, और 5 अगर हम देखें तो 5 में हम 5 से भाग कर सकते हैं, तो 5 1 5 कट गया। तो 5 में हम लोगों ने क्या किया, 1 से भाग कर पाए या उसी नंबर से भाग कर पाए, देखिए। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो और खुद से कट जाए या खुद से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में हमारा एग्जांपल है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 हमारा 1 से और 6 से तो कटेगा ही, साथ में 2 से भी भाग चला जाएगा, इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा, इसलिए 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। कौन होगा फिर, 7 होगा, अगर उसमें 7 होगा। फिर 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8 में जब हम भाग करेंगे तो वो 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, एक और 8 के अलावा, इसलिए हमारा 8 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि 9 में 3 से भाग चला जाएगा, एक और 9 के अलावा। 10 में भी नहीं होगा, हमारा अगला अभाज्य संख्या होता है 11, फिर 12 नहीं होगा, 13 होता है, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होता है बेटा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब अभाज्य संख्याओं को अगर हमें कोई लिखने के लिए कह दे कि एक साथ लिखिए, तो हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13, माने 2 3 5 7 11 13, फिर 17 19, फिर ऐसे ही 23 29, ऐसे ही क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन कि मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है, बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है बेटा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर माने सबसे छोटा अभाज्य संख्या, चूंकि अभाज्य संख्या स्टार्ट ही 2 से हुआ है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर में क्या लिखेंगे आप बेटा, लार्जेस्ट प्राइम नंबर में हम लोग फिर वही बात लिखेंगे, कैन नॉट फाइंड। ठीक है, कैन नॉट फाइंड, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम 11 को सबसे बड़ा मानते हैं तो 13 उससे बड़ा, फिर 17 उससे बड़ा, 19 उससे बड़ा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, अब आता है प्रश्न एक और कि अगर आपको कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप बोलेंगे कि 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, वो 25 कौन कौन से होंगे, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे 2 3 5 7 जो लिखा है, इसको काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो 100 तक जाएंगे तो कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे आपको, 25 अभाज्य संख्या मिलेंगे। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि इन 25 अभाज्य संख्याओं को आप खुद से लिखिएगा, बैठ के छाट के लिखिएगा कि कौन कौन संख्या ऐसी है जो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, और इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कट रहा है। ऐसे नंबर्स को ही हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप लोग के लिए छोटा सा काम है कि बैठ के 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में आप अभाज्य संख्याओं को छाट के खुद से लिखिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है बेटा, ये लिख लीजिएगा आप लोग, 25 होता है गिन के, हाँ, इससे ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा, तो आप लिखने के बाद मिला लीजिएगा कि 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है टोटल। अगर 25 नहीं आया इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, कि भाज्य संख्या क्या होता है, तो जो संख्या अभाज्य नहीं होता है वो सब के सब क्या होते हैं, भाज्य संख्या होती है। आई बस में, तो अभी हम लोग आगे लिखते हैं, जैसे समझ रहे थे हम लोग कि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 ऐसे करके जा रहा था। तो इनमें बेटा जो अभाज्य होगा उसको छोड़ देना, बाकी का जो बचेगा उसको हम लोग भाज्य मान लेते हैं। और ये एक अपवाद होता है, इसको अभी आप छोड़े रहिए, अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा ये भाज्य था, इसको अभाज्य था, इसको छोड़ दीजिए, ये भी अभाज्य था, ये भी अभाज्य था, ये भी अभाज्य था, और ये 11 था, 13 था, आगे भी जो अभाज्य संख्याएं होंगी, अगर हम सभी अभाज्य संख्याओं को छोड़ दें तो बेटा जो बचेगा वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या की अगर कोई पूछे परिभाषा में के रूप में बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी
अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उन्हें हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4 है, 4 में अगर हम भाग करेंगे बेटा तो 1 से तो कट ही जाएगा, 1 चौके 4 कट गया, ठीक है। 4 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये कट ही जाएगा, 4 एकम 4, ठीक। लेकिन 1 से और स्वयं से विभाजित हुआ तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा ये एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, 2 गुना 4, इसलिए ये अभाज्य नहीं था, ये क्या था, भाज्य। तो भाज्य क्या होगा कि ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जो संख्या अभाज्य नहीं था, जैसे ये अभाज्य था, ये अभाज्य था, ये अभाज्य नहीं था, तो जो अभाज्य नहीं था वो सारा संख्या हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, ठीक है। तो भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी नंबर क्या आती है, 4, फिर 6, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, फिर 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें अगर आपसे कोई पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, या स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 4, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे छोटा नंबर 4 है, तो इसका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, तो लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा कि वही फिर से आंसर तो वही होगा बेटा, कैन नॉट फाइंड, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए अगर हम 6 को सबसे बड़ा मानेंगे तो उसके आगे 8 है, 8 को सबसे बड़ा मानेंगे तो उसके आगे 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, इसके आगे भी बड़ा मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी नंबर सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो अगर कोई पूछेगा कि लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो आप बोल दीजिएगा कैन नॉट फाइंड, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते अभी फिलहाल, ठीक। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, सब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में टोटल कितने कंपोजिट नंबर हैं, टोटल कंपोजिट नंबर कितने हैं, या भाज्य संख्या, टोटल भाज्य संख्या कितने हैं, तो बेटा ये होता है 74। कितने होते हैं, 74 भाज्य संख्या। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप 74 होते हैं। एक होमवर्क ये भी है, मतलब होमवर्क क्या है, मतलब आप बैठ के इसको एक और काम आपको दे रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक में आप चूज करके, जैसे भाज्य अभाज्य को चूज कर लेना, उनको छोड़ देना, जो बचेगा भाज्य संख्या होगा उन सभी भाज्य संख्याओं को एक जगह लिखना बैठ के, और लिखने के बाद उसको काउंट करना कि कितना आ रहा है टोटल। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में बेटा कितने आते हैं, 74 भाज्य संख्या होती है। आई बस में कितने होते हैं, 74। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है, और 74 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। तो टोटल ऐड करने पर कितना है बेटा, 99 है। यानी एक नंबर कोई मिस हो रहा है, तो वो नंबर कौन है, जो यहाँ पे हमने बॉक्स में बना के रखा हुआ था। ये 1 क्या है, 1 क्या है हमारा, भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो 1 होता है, जो 1 होता है, ये ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। इसको ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है, ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा क्यों होता है कि ये भाज्य की श्रेणी में और अभाज्य की श्रेणी में नहीं है, तो आइए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं इतना मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से कि ये भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में क्यों नहीं है। क्योंकि जैसे जो अभाज्य संख्या था, जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2 का, और अभाज्य संख्या का एग्जांपल है, यह अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या था, मैंने आपको बताया कि उसके 2 ही फैक्टर बनते हैं मैक्सिमम, या तो वो 1 से कटेगा या उसी नंबर से कटेगा, हाँ। और जो भाज्य संख्या का एग्जांपल था, भाज्य संख्या का मिनिमम एग्जांपल क्या था, 4 है, तो ये 4 हो गया। तो 4 हमारा देखो बेटा 1 से तो कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके अलावा ये किससे कट गया, 2 से कट गया। ये 1 से कट रहा था और खुद से कट रहा था, ये भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा किससे कट गया, 2 से कट गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो अभाज्य संख्या था उसका मैक्सिमम फैक्टर कितना हो सकता है बेटा, 2 हो सकता है। और जो भाज्य संख्या था वो मोर देन 2 हो सकता है, ठीक है, 2 से अधिक हो सकता है। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जितने बड़े नंबर रहेंगे उतना हो सकता है। जैसे 18 को ले लेंगे अगर हम, तो 18 के बारे में अगर हम सोचेंगे तो 18 किन नंबर से कटेगा बेटा, 18 1 से कटेगा, 18 से कटेगा, 2 से कटेगा, कट जाएगा, 9 से 3 से होगा डिवाइड, 6 से होगा और 9 से होगा। ये इतने नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक इसके फैक्टर्स होते हैं। इसके केवल 2 होते हैं और इसमें 2 से अधिक होते हैं। जो 1 है बेटा, 1 के ना तो 2 फैक्टर बन पाते हैं, क्योंकि 1 तो केवल 1 से डिवाइड हुआ है, और कोई नंबर है नहीं जो 1 को डिवाइड कर सके। तो इसके केवल और केवल एक ही फैक्टर बन पाते हैं,
और यहाँ पे अभाज्य संख्याओं में मिनिमम कितना फैक्टर होना चाहिए था 2, और भाज्य संख्याओं में मिनिमम कितना फैक्टर होना चाहिए था 2 से अधिक। ठीक है, ना तो एक ये जो लिखा है एक है, ये एक के ना तो 2 फैक्टर बन पा रहे हैं और ना ही 2 से अधिक बन पा रहा है, इसीलिए इसको ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करना होगा, जो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले आगे तरफ चलते हैं बेटा, हम लोग अगला है हमारा, ठीक है, भाज्य भाज्य हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सह अभाज्य संख्या क्या होती है। हम लोग इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, सभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, इसमें पेयर चाहिए होता है, हमें दो संख्याओं का पेयर चाहिए, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो जिनका एचसीएफ मतलब मौसम, जिनका एचसीएफ 1 आता है उसको हम लोग बोलते हैं सभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं हम लोग 8 और 9। ठीक है, तो 8 और 9 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एचसीएफ ऑफ 8 और 9 कितना होगा 1 होगा। एचसीएफ ऑफ 8 और 9 कितना होगा 1 होगा। तो ये जो 8 और 9 है इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं कि एचसीएफ 1 आएगा, तो आइए देखते हैं। इसको फाइंड करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम 8 जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर में भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 8 1 8 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, फिर जो बचता है शेषफल उससे यहाँ पे जो भागफल था उसमें हम भाग कर देते हैं, तो 1 8 8, तो ये कट गया बेटा। तो जो यहाँ बचता है यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो 8 और 9 का एचसीएफ क्या होगा 1। तो अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आएगा, एचसीएफ तो बहुत सारे आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ और भी नंबर आ सकता है, लेकिन अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वहां पे हम उसको सभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। हम को प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब हमारा एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया। और एचसीएफ जैसे को प्राइम नंबर का एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या क्या हो सकता है, तो आप हमेशा बता दीजिएगा कि जितने भी लगातार नंबर हैं, कंटिन्यू नंबर हैं, ठीक है, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 7 और 8 है, ठीक है, 9 और 10 है, ठीक है, 11 और 12 है, ठीक है, 13 और 14 है। तो ये जो क्रम से नंबर होते हैं मतलब वो हमेशा को प्राइम नंबर के एग्जांपल है। ठीक, समझ के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगला। इसी में एक और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो आइए समझिएगा ध्यान से। जितने भी अभाज्य संख्या थे जैसे 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19 ये सारे नंबर्स, फिर 23 29, ठीक है, 31, ठीक है, आगे आगे भी ऐसे जाएगा नंबर। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऐसे जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य में केवल एक नंबर आए। जैसे क्या होगा, जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन 3 और 5 के बीच में एक नंबर 4 आ रहा है, तो एक ही नंबर आ रहा है ना। 3 और 5 हमारा क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। फिर 5 और 7 के बीच में 6 आता है, तो ठीक है, 5 और 7 भी हमारा क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। जुड़वा अभाज्य संख्या 7 और 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के बाद 8 9 10 ये सब आएंगे, तो एक नंबर नहीं आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। जिनमें एक नंबर केवल आएगा उन्हीं को कहेंगे। जैसे 11 और 13 के बीच में 12 आता है, एक ही नंबर आता है, 11 और 13 भी हमारा क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। 13 17 नहीं हो सकता, लेकिन 17 19 होगा। ठीक है, 17 19 होगा। 19 23 नहीं होगा, 23 29 नहीं होगा, लेकिन 29 31 होगा। ठीक है, 29 31 क्यों होगा, क्योंकि 29 और 31 के बीच में 30 आता है। ठीक है ना, समझ। तो उम्मीद है कि जुड़वा अभाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य में केवल एक अभाज्य संख्या आता है, एक भाज्य संख्या आता है, सॉरी, तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। हमारा अगला टाइप है परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख पाते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो होता है बेटा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां
ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहां क्यू का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। एंड पी एंड क्यू, जो पी और क्यू होता है बेटा वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जैसे P और Q है बेटा, इसमें एक बात बोला है कि P और Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और इंटीजर्स हमारा क्या होता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और जीरो सब आता है। ठीक है, तो जो P है इसमें हमारा नेगेटिव वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू सब आएगा। और जो Q है इसमें भी हमारा नेगेटिव वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू सब आएगा। ठीक है, लेकिन जो डिफिनेशन था हमारा परिमेय संख्या का, जो परिभाषा था वो क्या था, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख पाते हैं वो तो हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया हुआ था कि Q जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जो ये नीचे है Q वो कभी जीरो नहीं होता है। यानी यहाँ से अगर नीचे Q जीरो नहीं होगा तो जीरो तो हट जाएगा। इसका मतलब Q हमारा निगेटिव हो सकता है, Q पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन हमारा P जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये हमारा हर होता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा अंश होता है वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और जो हर है हमारा वो केवल निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतना बात समझ आ गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जो हमारा रेशनल नंबर है ना, वो दो टाइप्स का होता है। रेशनल नंबर हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव माने धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। और दूसरा होता है निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, माने निगेटिव रेशनल नंबर का मतलब हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर का मतलब हो गया कि ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो जैसे बेटा ये P बाई Q है, तो अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव रेशनल नंबर है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर अंश जो है, अंश मतलब ये न्यूमरेटर जो है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। या फिर इसका जो न्यूमरेटर था और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये दोनों निगेटिव आ जाए, तो ये दोनों अगर निगेटिव है तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है बेटा वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो हमेशा दोनों पॉजिटिव रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या दोनों नेगेटिव रहता है। ठीक है बच्चा, इसी से पहचान लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम आपसे बोलें जैसे 5/6 है तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जैसे अगर कोई कहती है -7/-10 है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो बेटा कितना आएगा, 7/10 आएगा, और जो 7/10 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आएगा इसमें, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे बेटा। तो निगेटिव रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारा P/Q था, ठीक है, तो ये P/Q में केवल एक ही नेगेटिव नंबर होता है, या तो वो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर अगर न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, या फिर यहाँ माइनस लग जाएगा साइड में, और पॉजिटिव, ये न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और ये जो माइनस है वो साइड में लग जाएगा। तो एक माइनस अगर दिखता है, केवल एक माइनस दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल बेटा, अगर जैसे आपसे कोई कहते हैं -3/4, ये -3/4 एक माइनस है, केवल ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है, ऊपर नीचे पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। आएगा इसमें, जैसे आपका हो गया 7/-5 हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे, मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो इसमें केवल एक ही माइनस दिखेगा आपको, ठीक है, और जो धनात्मक होता है या तो दोनों प्लस रहेगा या तो दोनों माइनस रहेगा। ठीक, सुनाई नहीं बात, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो परिमेय संख्या तो समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप है हमारा अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बेटा, एग्जांपल हम लोग अच्छे से नहीं देखा अभी। ये तो आइए हम लोग रेशनल नंबर के थोड़े से एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल्स तो फ्रैक्शन में जो था वो हमने बता ही दिया आपको कि अगर भिन्न के रूप में एग्जांपल देखेंगे इसका, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल के रूप में, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर जैसे 6/7 हो गया, नेगेटिव इंटीजर जैसे -7/5 हो गया, और -8/-4 हो गया, है ना, जैसे 8/-7 हो गया, फिर 0/8 हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू में
परिमेय संख्या भिन्न के रूप में परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि करड़ी के रूप में परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो करड़ी के रूप में बेटा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सोचिए, करड़ी का वह वैल्यू, रूट का वह वैल्यू जो रूट से क्या हो, पूर्णतः बाहर निकल जाए। बाहर निकलने का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि वो पूर्ण वर्ग में हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा हमारा 16। तो ये जो 16 है इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर से अगर कोई वैल्यू बाहर निकल जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे रूट में 1, तो रूट में 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये रूट से बाहर निकल गया तो ये हमारा परिमेय संख्या है। जैसे रूट में 4 है, कड़ी में 4, कड़ी में 4 का मान 2 होता है बेटा, कड़ी में 4 का मान 2 होता है, ये रूट से बाहर निकल गया इसलिए कड़ी में 4 को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 9 हो गया, कड़ी में 9 का मान होता है 3, तो 3 हमारा 9 कड़ी से बाहर निकल गया तो ये हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। जैसे कड़ी में 16 हो गया, कड़ी में 16 का मान क्या होता है 4 होता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कड़ी में 25 है, कड़ी में 25 का मान 5 होता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कड़ी में जैसे 49 हो गया बेटा, कड़ी में 49 हमारा होता है 7, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। जैसे कड़ी में 36 हो गया, कड़ी में 36 का मान 6 होता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। जैसे कड़ी में 64 हो गया, कड़ी में 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, कड़ी में 64 का मान 8 होता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या का उदाहरण सुनना है। फ्रैक्शन के रूप में हम ऐसे देखेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। और अगर करड़ी के रूप में देखेंगे तो करड़ी का वह मान जो करड़ी से बाहर निकल जाता है, जैसे ये है सब निकल जा रहा है करड़ी से बाहर, परफेक्ट स्क्वायर है ये सब, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा उम्मीद है, भिन्न के रूप में, कड़ी के रूप में। अब हम समझेंगे दशमलव के रूप में कैसे आएगा परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दशमलव के रूप में है, जैसे 5.34, ठीक है, 6.28, ठीक है, 4.25, तो ये सब हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव मतलब वो दशमलव के बाद कहीं कहीं जाके रुक गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार में हमारा एक और आता है अशांत वाला दशमलव। ठीक है, जो कभी कटता ही नहीं है, जैसे रिपीट करता है। अशांत का आवर्ती है। ठीक है, तो जैसे 0.65 है, इसमें 5 के ऊपर बार लगा दिया, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब होता है कि 0.6 बार बार आ रहा है। ठीक है, जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, 0.9 के ऊपर बार लगा दिया, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर बार वाले होते हैं, जो रिपीट करते हैं नंबर, रिपीट करने का मतलब है कि जैसे 0.6 के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.66666, ये कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। ठीक है, समझ बार उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बार लगे रहते हैं नंबर के ऊपर, यानी उसको हम अशांत का आवर्ती बोलते हैं। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे अलग से, बस इतना आप समझिए कि जो नंबर्स रिपीट करते हैं, रिपीट करने का मतलब है कि जिनके ऊपर बार लगा रहता है, ठीक है, वो सारे नंबर्स, उन सभी एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, या वो सभी परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल फ्रैक्शन के रूप में आ सकता है, रूट के रूप में आ सकता है, या फिर दशमलव के रूप में आएगा, तो शांत दशमलव हो सकता है और अशांत आवर्ती रहता है। ठीक है, तो जिसमें रिपीट करते हैं नंबर, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये हमारे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, संख्या है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, आइए इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अपरिमेय संख्या का हम ऐसे कह सकते हैं कि जो परिमेय नहीं है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, कि जो संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या जो नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। ठीक, और अगर वैसे समझा जाए तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बाई q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, के रूप में नहीं लिख पाते हैं ना। ठीक है, जो ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपरिमेय संख्या जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि सब अपरिमेय संख्या है, आइए उसको समझते हैं अच्छे से ना, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, तो अपरिमेय में सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है बेटा पाई। ठीक है, पाई को हम लोग बोलते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। इसका जो पॉइंट में वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, 3.14 तक ये जाके रुकता नहीं है, ये जाके अनंत बार इसका अनंत बार ये आता रहता है नंबर, और ये कभी भी रिपीट नहीं करता है, ना ही कहीं ये रुकता है, ना ही रिपीट करता है, और ये चलता जाएगा ऐसे, हर बार अलग अलग नंबर आएगा। इसमें करोड़ों बार आप भाग करके चेक कर लीजिए, इसमें करोड़ों बार जाएगा, करोड़ों बार इसका नंबर रिपीट नहीं करेगा कहीं पे भी।
बस में तो ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में है कोई, जैसे दशमलव में है 6.5 है, तो हम इसमें बेटा 10 से ऊपर नीचे गुणा करके दशमलव हटा सकते हैं, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा ऊपर, तो 65 नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 काट देंगे 13 बार में, 13 बटा 2 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन के रूप में बदल लिया, पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो जब ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया तो इसका मतलब 6.5 क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो ये तो बेटा रिपीट भी नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये अनंत तक जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम इसमें गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए तो कितने जीरो लगा के गुणा करेंगे, ये कंफर्म नहीं हो पाता है। जब कंफर्म नहीं हो पाएगा, जब दशमलव हम हटा नहीं पाएंगे यहाँ से, जब दशमलव हटेगा नहीं तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा नहीं। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा नहीं तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हाई बस में जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 है ना, ठीक है। 2.5 को अगर हम यहाँ दशमलव हटाना चाहते हैं तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 25, नीचे हो जाएगा कितना 10, 5 से काट देंगे, 5 25 25, 5 गुना 10, तो कितना आ गया बेटा 5 बटा 2। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हम इसको परिमेय बोलेंगे। लेकिन ये जो 3.14 है और इसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं सब, हम सभी संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो ना तो कभी रिपीट करता है और ना ही रुकता है। अगर वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, अच्छा जो नंबर रिपीट करते थे जैसे 0.6 है, इसके ऊपर 12 है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं या ये परिमेय संख्या कैसे है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, इसमें हम सवाल भी कराएंगे आगे चल के। ठीक, अब हमें ये समझना है कि अगर ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और अनंत तक जा रहा है बढ़ के, तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, ना ही इसका दशमलव का आगे का पॉइंट समाप्त होगा, ना जब समाप्त होगा तो हम उसमें कितने जीरो से गुणा करेंगे कि दशमलव हट जाए, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कितने जीरो से हम गुणा करें कि दशमलव क्या हो, हट जाए। जब ये कंफर्म नहीं है बेटा कि कितने जीरो से गुणा करें कि दशमलव हट जाए, तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में कभी जिंदगी में बदल नहीं पाएंगे। जब हम इसको बदल नहीं पाएंगे तो हम ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसीलिए अपरिमेय संख्या का जो डिफिनेशन था वो क्या था कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। समझ आया? उम्मीद है बेटा आपको अपरिमेय संख्या समझ आया होगा क्या होता है। अपरिमेय संख्या में पहला एग्जांपल हमारा क्या था, पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7, जो कि दशमलव में ये अनंत तक जाता है। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हमारा जो पाई है ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या का और उदाहरण अगर हम देखें और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा तो क्या हो सकता है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल वो होता है रूट में, अगर देखें करड़ी के रूप में देखें, ठीक है, तो बेटा करड़ी की वह वैल्यू, ठीक है, जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है, अर्थात करड़ी के अंदर अगर कोई पूर्ण वैल्यू नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कड़ी में 2 है बेटा, कड़ी में 2 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब ये कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एग्जांपल जैसे कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 6 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 8 हो गया, कड़ी में 9 नहीं, कड़ी में 10 हो गया, कड़ी में 11 हो गया, कड़ी में 12 हो गया, कड़ी में 13, कड़ी में 14 हो गया, कड़ी में 15 हो गया, कड़ी में 16 नहीं होगा, क्योंकि कड़ी में 16 का मान 4 होता है, वो कड़ी से बाहर निकल जाता है। जो कड़ी से बाहर निकल जाएगा वो हमारा परिमेय हो जाएगा, जो नहीं निकल पा रहा है वो अपरिमेय है। जैसे कड़ी में 15 हो गया, कड़ी में 16 नहीं 17, फिर कड़ी में 18, ठीक है, कड़ी में 19, कड़ी में 20, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। अगर रूट के रूप में देखेंगे तब समझ आई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम दशमलव के रूप में देखें, ठीक है, दशमलव के रूप में बेटा जैसे ये हमने एक्सपेंशन इसका देखा, इसका एक्सपेंशन हमने आगे लिखा नहीं है, बट ऐसे ही अनंत तक आएगा। तो हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 10 है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 1 4 टाइम 0 आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 5 टाइम 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ये क्रम बढ़ता जा रहा है, तो ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। रिपीट कब करता, जैसे 10 आया, फिर 10 आता, फिर 10 आता, फिर 10 आता, तो हम मानते हैं कि ये रिपीट कर रहा है। बट जैसे 10 आया, फिर 100 आया, फिर 0001, फिर 1 लिख के 4 टाइम 0, फिर 5 टाइम 0, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, अशांत होगा। अशांत होगा, रिपीट नहीं कर रहा है, और अशांत का क्या होगा, अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब है कि वो ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही शांत हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है बच्चा। इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अशांत का आवर्ती अनावर्ती क्या है, दशमलव प्रसार के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है वहां पे। अभी फिलहाल आपको यह समझना था कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो बेटा जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा पाई हो जाएगा, कड़ी का वह मान जो कड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है वो सबके सब क्या है, अपरिमेय है। दशमलव की वह वैल्यू जो रिपीट नहीं करता है और अनंत तक बढ़ता जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आई बस में, तो हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अपरिमेय संख्या उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग।
अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला नंबर है हमारा, अगला टाइप है वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, रियल नंबर क्या होता है हमें ये समझना है अब। तो आइए समझते हैं। देखिए बेटा, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम लोग एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं। जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। माने परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का समुच्चय होता है कौन, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो वास्तविक संख्या होता है वो जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है। मतलब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक है, आई बस में जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग बेटा कैपिटल आर से शुरू कराते हैं। कैपिटल आर में हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है। ठीक है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो इस कैपिटल आर जो होता है, हाँ, वास्तविक संख्या जो होता है, इसका एग्जांपल में हमारा परिमेय का एग्जांपल जो अभी हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, परिमेय का उदाहरण और अपरिमेय का उदाहरण दोनों आएगा। ठीक है बेटा, तो अभी मैं वही चीज रिपीट नहीं कर रहा इधर में, क्योंकि अभी परिमेय और अपरिमेय का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो वास्तविक संख्या होती है बेटा, वो परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को के समुच्चय को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला के लिख दें तो वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल वास्तविक संख्या का क्या होगा, वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल कोई खास नहीं होता है। परिमेय संख्या का जो उदाहरण था वो वास्तविक संख्या का उदाहरण कहलाएगा, और जो अपरिमेय संख्या का उदाहरण था, एग्जाम्पल था, वो हमारा वास्तविक संख्या का उदाहरण या एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, सुना है? ठीक है बेटा, ये था हमारा संख्याओं के प्रकार के बारे में। एक संख्या का और अभी बच रहा है, काल्पनिक संख्या क्या होगा, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। चलिए, अगला है हमारा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइए बताते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, काल्पनिक संख्या जितनी भी दुनिया में ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, उन सभी ऋणात्मक संख्याओं का अगर हम रूट ले लें, मतलब करड़ी ले लें, ठीक है, वर्गमूल कर लें, तो उन्हीं सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे मतलब अगर काल्पनिक संख्या का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे ऋणात्मक संख्या मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, ये सारे हमारे क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो इसका जो वर्गमूल होगा, मतलब अगर इसके साथ हम रूट लगा दें तो इसी सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, काल्पनिक संख्या होंगे। क्या होंगे बेटा, काल्पनिक संख्या होंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा हमें, उम्मीद है। ठीक है, और बेटा एक बात और समझिएगा कि रूट में -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आई, जिसको आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। ये जब कक्षा 11 में आएंगे तो इसमें एक समिश्र संख्या का चैप्टर है, तो वहां पे हम लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिएगा, जैसे अगर रूट में -1 की वैल्यू आई है तो रूट में -2 की वैल्यू क्या होगी, तो आइए देखते हैं इसको। रूट में -2 को क्या हम रूट में -1 × 2 लिख सकते हैं। क्या हम इसको रूट में -1 को अलग, रूट में 2 को अलग लिख सकते हैं। जब हम अलग लिखेंगे तो रूट में -1 की वैल्यू आई होती है, तो ये जाएगा रूट में 2i। ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना हो तो हम कैसे करेंगे बेटा, रूट में 2 है, रूट में 2 लगा दीजिएगा, बस ये निगेटिव जब भी हटाइएगा, निगेटिव चिन्ह, तो यहाँ बाहर क्या लगा देंगे, आई बाहर लगाइएगा, रूट से बाहर। जैसे रूट में -3 है तो इसको लिखना है तो रूट में 3 और आई लिख देंगे। जैसे रूट में -4 है तो इसका हो जाएगा, रूट में -4 की वैल्यू वैसे भी 2 होती है, तो अभी फिलहाल हम इसको लिखेंगे रूट में 4i, रूट में 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2i। सुनाएगा, जैसे रूट में -5 है तो हम इसको लिखेंगे रूट में 5i। ठीक, रूट में -6 है तो इसको लिखेंगे रूट में 6i। फिर ऐसे रूट में -7 है तो इसको लिखेंगे रूट में 7i। ठीक है बेटा, ऐसे रूट में 8 है माइनस में तो इसको लिखेंगे रूट में 8i, और रूट में 8 को हम लिखते हैं 2√2i। ठीक है, फिर ऐसे ही रूट में अगर 9 आ गया माइनस में तो हम इसको रूट में 9i लिखेंगे बेटा, माइनस को हटाएंगे तो i लिखेंगे। रूट में 9 की वैल्यू होती है 3i, तो ये जाएगा 3i। रूट में 9 की वैल्यू होती है 3 और i पहले से था, तो ये रूट में 9 i हो जाएगा हमारे पास 3i।
ठीक है, चलिए तो ये हमारा काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या हमारा क्या होता है यार। देखिए सम्मिश्र संख्या या मिश्रित संख्या जी को बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, तो ये एक ऐसी संख्या होती है बेटा जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों आता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के संयोजन को यानी योगफल को तो हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक मिश्रित संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा वास्तविक संख्या भी रहेगा, काल्पनिक संख्या भी आता है, ठीक है। जैसे z इक्वल टू हमारे पास a प्लस आई बी अगर है, ठीक है। z इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी है, ठीक है बेटा। तो जिसमें ये a जो होता है बेटा ये हमारा वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। और वास्तविक संख्या a होती है और b भी हमारा वास्तविक संख्या होता है, बट i लगा है, i हमारा काल्पनिक संख्या होती है, तो ये हमारा काल्पनिक भाग कहलाएगा या काल्पनिक संख्या कहलाएगी आई बस में। तो काल्पनिक भाग या काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक संख्या या वास्तविक भाग है, ठीक है बेटा। इसमें देखिए वास्तविक संख्या और वास्तविक काल्पनिक संख्या दोनों आ गया, ठीक है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का जो संयोजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित संख्या आई बस में। तो आगे चैप्टर में अभी आप 9th में हैं तो बहुत डिटेल में आपको इतना नहीं जानना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला इसको आप छोड़ भी दीजिएगा, कोई खास इसमें है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। कक्षा 11 में आप आओगे तो वहां पे पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे डिटेल में, ठीक है। अगर अभी भी आपको मिश्रित संख्या या समिश्र संख्या को समझना है बेटा कि ये होता है क्या है, तो बस आप इतना समझिए कि जिसमें ऐसी संख्या हो जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों एक साथ आता है ना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन को हम लोग बोलते हैं मिश्रित संख्या, ठीक है। समझा बेटा, या समिश्र संख्या इसको जेड से शो कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद है कि संख्याओं के बारे में आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप वापस से एक बार देख लीजिएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी बेटा संख्याओं से संबंधित, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता रहूं तो आप तक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाए, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।